नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण मैं सीए हूँ। 2004 में मैंने सीए क्लियर किया। 2013 में मैंने आईएसबी नामक एक कॉलेज से एमबीए किया हुआ है और अवंतिका अपार्टमेंट जहाँ पे आइडियल कॉलोनी में कोटुर में मैं रहता था और हमारी खुद की अपार्टमेंट रीडेवलपमेंट के लिए गई थी और हम लोग 14 लोग थे, लेकिन हमको 1 से डेढ़ साल लगा वो सारे रीडेवलपमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। और इस दौरान बहुत सारी चीज़ सीखने मिली। उस सीख से जन्म हुआ dreamsdevelop.com का, जो 2020 में हमने स्थापित किया और वहाँ से फिर अब तक हम कुछ 350 सोसाइटीज़ को एडवाइस कर चुके हैं। हमने बहुत सारे मेंबर्स से बातचीत की है। उसमें से हमने 80 से 100 फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाए, जहाँ पे फाइनेंशियल फिजिबिलिटी जो होता है वो हमने बनाया और 60 एक हमने बिडिंग किए होंगे और उसमें से 18 से 20 सोसाइटी, अपार्टमेंट और डेवलपर को एक साथ लाया है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। हम जब सोसाइटीज़ में जाते हैं, अपार्टमेंट में जाते हैं या लोगों से मिलते हैं, तो बहुत सारे सवाल रहते हैं रीडेवलपमेंट के कि हमको अभी आगे क्या करना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है। टेक्निकली बहुत ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती है और एक मन में हमेशा एक सवाल होता है कि रीडेवलपमेंट कर रहे, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, घर पर वापस मिलेगा या हम बराबर डेवलपर को सेलेक्ट कर रहे हैं क्या? तो इस सवालों का जवाब लेते हुए हमने यूट्यूब में रीडेवलपमेंट गुरु नाम का ये चैनल हमने चालू किया था, जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को बुलाए थे और उनसे हमने सलाह-मशवरा किया और उनसे हमने बहुत सारी चीज़ सीखने की कोशिश की। हालाँकि रीडेवलपमेंट गुरु जब हमने चालू किया था, तो हमने बहुत सारे जो अभी हमारे वीडियोज़ हैं वो मराठी लैंग्वेज में है और उसके बाद हमको कमेंट्स में आए और उसमें से एक फीडबैक ये भी आया कि आप ये अलग लैंग्वेज में भी बना सकते हो। तो ये हमारा एक प्रयत्न है कि हम हिंदी में भी बहुत सारी चीज़ों का अनुवाद करें और जो सवाल आए हैं हमारे कमेंट्स में या हमारे जब जाते हैं, तो उस सवालों के जवाब भी आप तक लेके आए। तो ये सारे चीज़ के लिए रीडेवलपमेंट गुरु देखते रहिए और आप लोग के लिए भी हम बहुत सारी चीज़ लेके आएँगे और रीडेवलपमेंट रिलेटेड जो भी सवाल है, उस सारे के जवाब देने का हम कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल और ये होता है कि हम मेंबर हैं और हमारे पास तो एक ही फ्लैट है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो जनरली मेंबर्स जो है वो सबसे पहले इनिशिएट करते हैं रीडेवलपमेंट को और 4 जुलाई 2019 का जो सर्कुलर है सेक्शन 79 ए कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का, तो उसमें ये बताया गया है कि मेंबर्स इनिशिएट करेंगे रीडेवलपमेंट। अब मेंबर्स इनिशिएट करेंगे मतलब मेंबर्स क्या करेंगे? तो मेंबर्स का ये हक है कि वो एक लेटर या पत्र लिखे जो कमिटी या मैनेजिंग कमिटी को दिया जाता है और इसमें जो बताया गया है गाइडलाइन में कि 20% या 20% जो मेंबर्स है या 1/5 ये इनिशिएट कर सकते हैं रीडेवलपमेंट। मतलब ये रीडेवलपमेंट का पत्र पहले देंगे मैनेजिंग कमिटी को और उसमें ये लिखेंगे कि हमको रीडेवलपमेंट की ज़रूरत है। ओके, और ये ज़रूरत किसी भी प्रकार का हो सकता है। स्ट्रक्चरली बिल्डिंग बराबर नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत कम कारण हमने देखा है, लेकिन लिफ्ट नहीं है, पार्किंग नहीं है, मेंटेनेंस बढ़ रहा है या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो रहा है या क्वालिटी नहीं अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट में रहते हुए। तो ये सारे कारण हमने ज़्यादा देखे। तो आपको जो भी कारणवश आपको रीडेवलपमेंट करना है, तो ये कारण लिख के आप लेटर कमिटी को पहुंचा सकते हैं। अब कभी-कभी हमको ये सवाल आता है कि यार वो लेटर में क्या लिखे, आप बता सकते हो क्या? तो आप लॉग इन कर सकते हो app.dreamsdevelop.com जो हमारी प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे आप मोबाइल नंबर ओटीपी डाल के जब लॉग इन करते हो, तो राइट हैंड बॉटम मतलब राइट साइड नीचे आपको एक सिंबल दिखेगा चैट बॉट का, तो उसको अगर आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे अगर आप पूछोगे कि हमको लेटर चाहिए रीडेवलपमेंट इनिशिएट करने का, तो आपको वो पूरा लेटर तैयार करके दे देगा रेडीमेड। आपको सिर्फ उसको कॉपी पेस्ट करना है, साइन करना है और भेज देना है। तो ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है जो हम आप तक लेके आ रहे हैं और इसमें कोई भी फीस वीस की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा मोबाइल से लॉगिन करके ओटीपी डाल के आप ये कर सकते हो। इसको आप कॉपी पेस्ट करके आप कमिटी को दे दो। तो ये पहला स्टेप है और मेंबर ही ये स्टेप ले सकता है, कोई और नहीं।
जैसे ही आपका ये लेटर पहुंचता है कमिटी के पास, तो जो भी आपके कमिटी के मेंबर्स है, सेक्रेटरी है, चेयरमैन है, ट्रेजरर है, तो ये इनकी ये जिम्मेदारी है कि ये इनिशिएट करे एक मीटिंग जहां पे ये सारे जो आपके सोसाइटी के मेंबर्स है उनको एक नोटिस और एजेंडा भेजे और उनको सबको बुलाए एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग के लिए। अब स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग क्यों? ओके, क्योंकि 4 जुलाई 2019 जो जो सर्कुलर है उसमें ये मेंशन किया गया है कि रीडेवलपमेंट का इनिशिएशन एक स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में होगा और ये मीटिंग का जो नोटिस होता है ये 14 दिन पहले आपको देना होता है। ओके, अब 14 दिन का भी मतलब ये होता है कि आप जिस दिन नोटिस देते हो और आप जिस दिन मीटिंग करते हो इसके बीच में 14 दिन होना चाहिए। ओके, तो ये एसजीएम और ये मीटिंग बुला के आप सारे मेंबर्स को आप न्योता देना कि आपको आना है। ओके, और उस मीटिंग के दौरान 2/3 कोरम चाहिए। मतलब 2/3, अगर 10 लोग हैं तो 2/3 7 लोगों का होगा, तो 7 लोग वो मीटिंग में होना जरूरी है। अब ये होना जरूरी, ये ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द केसेस में हमने ये देखा है कि लोग अपने सोसाइटी में नहीं रह रहे, वो किसी और देश में या किसी और सिटी में होंगे, तो इनको आप शामिल कर सकते हो इस मीटिंग में और आप ऑनलाइन उनको बुला सकते हो। तो 7 लोग, अगर 10 का हम आंकड़ा ले तो 7 लोग वो मीटिंग में आएंगे और जो भी आपने नोटिस या एजेंडा दिया है कि हमको रिडेवलपमेंट करना है क्या, इसमें आपको लगेंगे 6 वोट, मतलब 51%। ओके, 51% क्योंकि राउंड नंबर नहीं होता है, 5.1 होता है, तो आप 6 लोगों का आप वोटिंग ले लीजिए और कंसेंट ले लीजिए, तो इसके बाद आप रिडेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो ये 3 जो मैंने आपको बताया या 4 चीजें जो बताई, एक तो आपको एसजीएम ही बुलाना पड़ेगा ये मीटिंग के लिए और इसके आगे सारे रिडेवलपमेंट मीटिंग के लिए, उसमें 2/3 कोरम होगा, 2/3। ओके, 51% का आपको कंसेंट लगेगा और ये आप सभी लोगों को नोटिस देंगे और वहां पे जो भी आ रहे इनका आप सलाह मशवरा करेंगे और सिर्फ एजेंडा रिलेटेड बात होगा। ओके, एजेंडा छोड़ के कोई और बात नहीं होगा, नहीं तो वो मीटिंग में मतलब गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एजेंडा कुछ और है और किसी और टॉपिक पे डिस्कस करे तो मामला भटक सकता है। तो ये जिम्मेदारी है कमिटी की और ये हक है मेंबर्स का। तो अल्टीमेटली मेंबर के पास ये सारा हक होता है कि रिडेवलपमेंट किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। तो यहाँ आपका सेकंड स्टेप हो जाता है। तीसरा है कि जैसे ही होता है तो आपको एक पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट को आपको न्योता देना है और उनसे प्रपोजल लेना है कि वो क्या करेंगे, कितना खर्चा होगा उसका, उनकी टीम में कौन होगा, और इसके बाद आप एक आर्किटेक्ट या पीएमसी को आपके तरफ से आप उनको नॉमिनेट कर सकते हो और आप उनको आपके तरफ वो काम करेंगे। अब आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या काम होता है? तो मेजरली जो पहला चीज होता है रिडेवलपमेंट में कि हमको मिलेगा क्या। अब इस चीज को करने के लिए एक रिपोर्ट होता है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें ये आर्किटेक्ट बताता है कि यहाँ पे कितना कंस्ट्रक्शन होगा, कारपेट कितना बनेगा, सेलेबल कितना बनेगा, और एक फाइनेंस का जो बंदा होता है फाइनेंशियल्स देने के लिए कि इसके खर्चे क्या होंगे, आपको जीएसटी लगेगा, टैक्स लगेगा क्या, स्टैम्प ड्यूटी लगेगा क्या, भाड़ा कितना मिलना चाहिए। तो बेसिकली इसको टेक्नो कमर्शियल बोलते हैं, जहाँ पे आर्किटेक्ट आपको डिजाइन और वो सारी चीजों का सलाह देता है, और फाइनेंशियल जो आपको एक सीए या जो भी फाइनेंस में जो भी एक्सपर्ट है वो आपको फाइनेंशियल चीजें समझाता है। आप मोर जनरली होता है कि एक रिपोर्ट अगर आता है तो उस पर बहुत सारा चर्चा होता है और लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम dreamsredevelop.com के माध्यम से आपके तक ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट का जो एक मॉड्यूल है ये हम लॉन्च कर रहे हैं और लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, जहाँ पे आप www.dreamsredevelop.com में अगर आप जाओगे तो आपको एक दिखेगा बटन कैलकुलेट का, आप कैलकुलेट बटन आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको 5 से 6 सवाल पूछे जाएंगे आपके प्लॉट के बारे में और कंजम्पशन के बारे में, और आप जैसे ही वो सारे चीजें भर के आप क्लिक करते हो कैलकुलेट, तो आपको 2 आंकड़े आपको मिलेंगे। एक है कि यहाँ पे सेलेबल एरिया कितना निकल सकता है, ओके, फाइनेंशियली, क्योंकि डिजाइन हुआ नहीं है तो फाइनेंशियली, और आपको कितना परसेंटेज मिलना चाहिए एक्स्ट्रा आपके कारपेट एरिया में। तो ये www.dreamsredevelop.com कैलकुलेट बटन, ये सहूलियत हम लेके आ रहे हैं, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप कर सकते हो इसको यूज, और आप सिर्फ 5 से 6 आंकड़े डाल के आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको डिटेल फिजिबिलिटी चाहिए तो आप app.dreamsredevelop.com में आप लॉग इन कीजिए, आपका मोबाइल नंबर और ओटीपी आप डालने के बाद
आपको वहाँ पे स्क्रीन में दिखेगा डिटेल फिजिबिलिटी। जो फ्री वाला जो सर्विस है वहाँ पे आपको 5 से 6 आंकड़े डालने हैं। जो डिटेल फिजिबिलिटी यहाँ पे 20 से 21 आंकड़े आपको डालने हैं और आपको पूरा रिपोर्ट मिलेगा। जो डिटेल फिजिबिलिटी वाला है इसमें कुछ बहुत ही हमने एकदम इकोनॉमिकल रेट में आपके लिए लेके आए हैं ये सुविधा, और ये आप यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि ये 20 से 21 सवाल जो पूछे ये हमें नहीं पता, तो आप support@dreamsettler.com या हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पे आप फोन करके आप हमारी सुविधा ये भी ले सकते हैं कि ये आंकड़े आपको समझाए और उसके बाद डाल के आपको रिपोर्ट दे। ओके, जिसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, बट आप उसका ये आप यूज कर सकते हो। तो जैसे ही फिजिबिलिटी रिपोर्ट आता है आपको ये पता चल जाएगा कि हमको सेलेबल यहाँ पे कितना निकलेगा और आपको कितना परसेंटेज आपको आपके कारपेट में एडिशनल मिलेगा। तो ये आपको फिजिबिलिटी रिपोर्ट द्वारा आपको पता चलेगा। इसके बाद आप जब फिजिबिलिटी रिपोर्ट सही आपको समझ आ गई, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो जहां पे आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना है। अब लीगल अगर बोल दिया तो कुछ लोग डर जाते हैं कि लीगल ये वर्ड सुनते ही, बट लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब बहुत ही सरल साधारण है कि जो जमीन है उसके मालिक कौन है, सोसाइटी है या पहले जो डेवलपर है वो अभी तक है या पहले का लैंडलॉर्ड है। तो आपको जब रिडेवलपमेंट के लिए जाना है आपकी सोसाइटी की जमीन सोसाइटी के नाम पे या अपार्टमेंट के नाम पे होना जरूरी है। इसको जो हम लोग बोलते हैं कन्वेंस। ओके, तो सोसाइटी अगर होता तो कन्वेंस डीड होगा, अगर अपार्टमेंट है तो डीड ऑफ डिक्लेरेशन होगा। तो ये दो डॉक्यूमेंट आपके पास है या नहीं ये आप चेक कर ले। अगर नहीं है तो आपको ये बनवाना पड़ेगा। ओके, और इसके जो फॉर्मेलिटीज है वो आपको करनी पड़ेगी। ये हो गया जमीन का। अब आते हैं आपके फ्लैट के तरफ। फ्लैट आपके नाम पे है या टाइटल ओनर कौन है ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी होता है। तो कभी कभी जब 25-30 साल पुराना फ्लैट होता है तो जिन लोगों ने ये फ्लैट खरीदा हुआ है हो सकता है कि वो आज ना हो। ओके, तो उनके जो वंश है या सक्सेशन है उनके नाम पे ये ओनरशिप होना जरूरी है। तो ये करने के लिए आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं support@dreamsettler.com में या हमारे वेबसाइट पे या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे। तो आपको सबसे अच्छे लॉयर के साथ भी हम आपको जोड़ सकते हैं जो आपको ये सारा चीज करके दे देंगे। तो ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो गया, फिजिबिलिटी में आपको पता चल गया कि आपको कितना मिलने वाला है। अब इसके बाद का जो अगला जो स्टेप है वो है बिडिंग करना या टेंडर करना। कि टेंडर मतलब आप डेवलपर्स लोगों को बुलाएंगे और डेवलपर्स लोग से प्रपोजल ले लेंगे, और प्रपोजल लेने के बाद आपको बहुत सारे डेवलपर्स आएंगे और उन अलग अलग प्रपोजल देंगे और अलग अलग चीजें आपको दिया जाएगा। अब इसके बाद का जो सबसे अहम सवाल जो हमको आता है कि अच्छे डेवलपर हम कैसे चुने। ओके, और अच्छा डेवलपर की परिभाषा क्या होती है। तो अच्छा डेवलपर की परिभाषा मेरे हिसाब से ये 5 से 6 चीजें। एक, उन्होंने कंस्ट्रक्शन आज तक कितना किया है और रिडेवलपमेंट किया है क्या, क्योंकि अनुभव अगर आपको रिडेवलपमेंट का है तो वो काम आएगा, क्योंकि डेवलपर रिडेवलपमेंट वाले लोगों के साथ बात करने की जो क्षमता है वो ज्यादा उसके पास आ जाता है जब एक रिडेवलपमेंट किया जाता है। सेकेंड है कि उसके पास पैसे है क्या, अगर उसके पास उसकी फाइनेंशियल पावर कितनी है। तो ये आप वेरीफाई करने के लिए उनका बैलेंस शीट, इनकम टैक्स स्टेटमेंट, उन्होंने आज तक कितने सेल किए हैं, डिलीवरी कितनी की है, ये जानना जरूरी है। ओके, और इसके लिए आप एक जो भी एक्सपर्ट है उनके साथ आप उनका रिपोर्ट ले सकते हो। तीसरा है कि उन्होंने आज तक डिलीवरी कितनी दी है और कब दी है। ओके, अब रियल इस्टेट में मेरे हिसाब से जो सबसे अहम वर्ड है वो है डिलीवरी, क्योंकि रियल इस्टेट आपको दिखता है 3 से 4 साल के बाद, आप चुनते हो उस आदमी को आज। ओके, तो बेसिकली इसके पहले के 4 साल या 5 साल का जो है उसने काम कितना किया है, उसने टाइम पे डिलीवर किया है, ये वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जिस डेवलपर की डिलीवरी अच्छी होती है वो डेवलपर ज्यादा बेटर होता है। ओके, तो ये हमारा मतलब बहुत गहरी मान्यता है, और आई थिंक ये आप अगर इसका ख्याल रखोगे तो आई थिंक आपको डेवलपर अच्छा चूज करने मिलेगा। चौथा है कि उसके अगेंस्ट कितने कुछ केसेस है क्या, लीगल केसेस है क्या। अब लीगल केसेस के अलग अलग तरीके होते हैं कि उनके अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट केसेस है क्या, रेरा केस है क्या, या सिविल केस है क्या, क्रिमिनल केस है। और वो केस की गहराई में जाके देखना होता है कि इसमें किस तरीके का केस है, मतलब इसमें कुछ अगर निकला तो आपका रिडेवलपमेंट रुक सकता है, या ये रोजमर्रा के जो बिजनेस के रिलेटेड केसेस चल रहे हैं। तो ये थोड़ा आपको जजमेंट लेना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप एक अच्छे लॉयर के साथ आप काम कीजिए जो आपको ये बता पाएगा कि ये केस कितना गहरा है और इसके साथ हम ये डेवलपर के साथ जा सकते हैं या नहीं जा सकते।
तो ये 4 चीज़ें हैं। और इसके बाद जो 5वां चीज़ है कि उसका आज तक का ब्रांड नेम और क्रेडिबिलिटी कितना है। तो अगर ब्रांड नेम अगर अच्छा है तो आई थिंक वो आपको काम आएगा, बिकॉज़ क्रेडिबिलिटी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये 5 से 6 चीज़ आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने देख लिया किसी डेवलपर के बारे में, तो आपको साधारणतः अंदाज़ा ये आ जाएगा कि हाँ, ये डेवलपर सही काम करेगा और हमको हमारा घर पर वापस मिलेगा। ओके, तो रीडेवलपमेंट में घर वापस आना आई थिंक ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसके बाद आपको ऑफर मिलना, उसके बाद एमिनिटीज़ और उसके बाद अच्छा काम। आई थिंक ये प्रायोरिटी में अगर आप देखोगे तो आई थिंक रीडेवलपमेंट के डेवलपर के बारे में सिलेक्शन शायद आपका अच्छा होगा। और डेवलपर का सिलेक्शन मेरे हिसाब से बहुत ही अहम मुद्दा है। और ये सिलेक्शन के करते हुए अगर आपको कोई भी आपको एडवाइस चाहिए है तो आप support@dreamsdevelop.com में आप हमको लिखिए। ओके, हम हमको जो भी डेटा मिलेगा उसके हिसाब से हम भी आपको एडवाइस कर सकते हैं कि कौन सा सही निर्णय होगा या कौन सा सही चॉइस होगा। अल्टीमेटली चॉइस तो आपको ही करना है, बट हम आपको थोड़ा सा विश्लेषण बता सकते हैं कि कौन सा डेवलपर सही रहेगा या ये प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेवलपर ज़्यादा बेटर है रिडेवलपमेंट आपको वापस घर वापस मिलने के लिए। तो एक बार ये जब डेवलपर आ जाता है उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण पार्ट चालू होता है एग्रीमेंट्स का। ओके, अगेन लीगल एग्रीमेंट, ये जब शब्द जब सुनते हैं या सीनियर सिटीजन जब सुनते हैं तो थोड़ी सी एक घबराहट आ जाती है कि अरे इसमें बहुत सारे लीगल चीज़ें होंगी, बहुत सारे क्लॉसेस होंगे, कमर्शियल चीज़ें होंगी। तो इसका हम लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला है। अगर आप app.dreamsdevelop.com जाते हो, आपका मोबाइल नंबर डालते हो और OTP डालते हो, तो आप चैटबॉट जो राइट हैंड बॉटम कॉर्नर पे है उसको अगर आप क्लिक करते हो और आप अगर एक सैंपल एग्रीमेंट अगर आपको समझना है तो आपको सैंपल एग्रीमेंट भी आपको मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हो और आप उसका थोड़ा सा आई थिंक उस पर थोड़ा सा आप एजुकेशन या उस पर थोड़ा एनालिसिस या आप उससे सीख सकते हो या आपको समझ में आएगा कि MOU या एग्रीमेंट्स किस तरीके से बनते हैं। अब अगर रीडेवलपमेंट अच्छा होना है तो सवाल ये आता है कि एग्रीमेंट में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए या अगर नहीं होने से हमारा रिस्क बढ़ जाता है। तो ये जनरली अक्सर सवाल आता है। मैं आपको 3 से 4 चीज़ें बताता हूँ जो आपको MOU में डालना मेरे हिसाब से बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये नहीं डालते हो तो रीडेवलपमेंट का रिस्क थोड़ा सा आपको बढ़ जाएगा। तो इसमें सबसे पहला चीज़ जो आपको डालना है वो है एग्जिट क्लॉज। एग्जिट क्लॉज का मतलब है कि बाबा हम आपको डेवलपर बोल के चूज करते हैं, आपकी ये जिम्मेदारियां होगी, हमारी ये जिम्मेदारियां होगी, हम आपको ये चीज प्रोवाइड करोगे और आप हमको ये चीज प्रोवाइड करोगे। और ये अगर नहीं होता है तो एक ड्यूरेशन के बाद हम और आप एक अलग अलग रास्ते चले जाएंगे और दोनों को कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। ये क्लॉज डिफाइन करना बहुत जरूरी है और इसमें दोनों तरफ के जो भी जिम्मेदारियां हैं ये एग्रीमेंट में डालना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर वो सिचुएशन में हम पहुंच गए तो दोनों पार्टी एक दूसरे को ब्लेम करेगी कि आपने ये नहीं दिया इसके लिए डिले हुआ, और ये पार्टी आपको डेवलपर को ब्लेम करेगी कि ये नहीं हुआ इसके लिए। इसके लिए किसको क्या जिम्मेदारी है, वो उसका टाइमलाइन क्या है और ये नहीं होता है तो क्या होगा, ये डिफाइन करना मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी है एग्जिट क्लॉज। और एग्जिट क्लॉज नहीं होता है तो देर इज नो एग्जिट फॉर इधर पार्टी। तो आपको नया डेवलपर लाना है तो दैट इज ये एक आई थिंक प्रॉब्लम हो सकता है। तो एग्जिट क्लॉज ये पहला क्लॉज है जो आपको होना चाहिए। सेकेंड क्लॉज है कि आपको टाइमलाइन कि हर एक जन क्या करेगा MOU साइन करने से, DA करने से, कंस्ट्रक्शन के टाइम पे टाइमलाइन क्या होगा और किस किस की क्या रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट है। तो आई थिंक ये तीनों चीज डिफाइन करना बहुत जरूरी है कि डेवलपर के रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे और सोसाइटी और मेंबर्स के रोल्स, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगे। ये आपको बहुत ही क्लियरली डिफाइन करना आई थिंक बहुत जरूरी है। तो इसका डेफिनेशन हमारे सैंपल फॉर्मेट में है, लेकिन अगर आपको चाहिए कि हम आपको एडवाइस करें तो आप हम तक पहुंच सकते हैं support@dreamsdevelop.com या हमारे वेबसाइट या हेल्पलाइन के थ्रू, और हम आपके सेवा में उपस्थित है कि आपको क्या क्या चीज़ और ऐड करना चाहिए। तीसरा चीज़ जो एग्रीमेंट में डालना है ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है दोनों साइड के लिए, लेकिन हमने सलाह दिया है कि ये होना जरूरी है। ये है कि पूरा प्लान सैंक्शन करने के बाद ही आपका जो पुराना फ्लैट है वो उसकी चाबी आप डेवलपर को आप हैंड ओवर करोगे।
तो पूरा प्लान सैंक्शन का मतलब क्या कि पूरी बिल्डिंग के सैंक्शन, सारे फ्लैट्स आपके और नए बिकने वाले फ्लैट, ये सारे का प्लान सैंक्शन होना जरूरी है। ये आपको 2 से 3 चीजों में आपको बचा लेगा। एक है कि अगर डेवलपर और सोसाइटी के बीच में कुछ हो गया तो नया डेवलपर वही प्लान के साथ आपको शुरुआत कर सकता है, तो वापस आपको नेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड है कि आपके पास ये जो पूरा प्लान सैंक्शन है, इसमें डेवलपर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी पता चल जाती है कि वो प्लान सैंक्शन कितना कर सकता है और उसके पास उतनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है क्या। तो ये सेकंड इसका यूज है या एडवांटेज है। तो थर्ड क्लॉज है कि पूरा प्लान सैंक्शन ना होते हुए हम हमारे अभी की जो घर है उसकी चाबी हम आपको नहीं देंगे या हैंडओवर नहीं करेंगे फ्लैट। इसके 2-3 कारण है। एक तो प्लान सैंक्शन हो जाता है तो आप का एक रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि हाँ ये प्लान सैंक्शन हो गया है और कॉर्पोरेशन ने भी इसको सैंक्शन मान्यता दे दी है कि हाँ ये वाला बिल्डिंग बनेगा, इस तरीके से बनेगा और इतने फ्लैट्स बनेंगे और इतने साइज के फ्लैट्स बनेंगे। तो आप थोड़ा निश्चिंत हो सकते हो कि हाँ ये फ्लैट सैंक्शन हो चुका है। सेकेंड है कि अगर डेवलपर को कुछ हो जाता है या सोसाइटी और डेवलपर के बीच में कुछ हो जाता है तो आपको वापस रीनेगोशिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई दूसरा डेवलपर भी आता है तो वो यही प्लान सैंक्शन के साथ आगे बढ़ सकता है। तीसरा है कि ये फाइनेंशियल कैपेबिलिटी भी दर्शाता है डेवलपर का कि हाँ ये डेवलपर के पास पहले दिन प्लान सैंक्शन का पूरा पैसा उसके पास है और वो ये सैंक्शन कर सकता है। तो डेवलपर की फाइनेंशियल कैपेबिलिटी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ओके, और तीसरा चौथा जो क्लॉज है वो है कि अगर आप प्लान सैंक्शन पूरा कर लेते हो, ओके, अगर कभी जाके कुछ रेगुलेशन अगर आप चेंज हो जाता है तो वो रेगुलेशन चेंज की वजह से आपके प्लान में कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से अगर रीडेवलपमेंट में आप निश्चिंत होके आप रोज रात को आप निश्चिंत सो सकते हो तो उसके लिए आई थिंक ये कुछ क्लॉजेस एग्रीमेंट में डालना बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी बहुत सारे क्लॉजेस है जो आप app.dreamcenter.com में अगर आप लॉग इन करेंगे, मोबाइल नंबर डाल के, ओटीपी डाल के अगर आप जाते हो और चैटबॉट में जाते हो राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्लॉजेस दिखेंगे। और ये क्लॉजेस अगर आपको चैटबॉट के क्लॉजेस है लेकिन आपका एक टिपिकल रीडेवलपमेंट में कोई आपका रिलेटेड चैलेंज या प्रॉब्लम है, अगर ऐसे कुछ आपको है तो आप support@dreamcenter.com में आप लिख सकते हो या हमारे हेल्पलाइन में फोन कर सकते हो या आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। और आपके केस के लिए अगर आपको कुछ एग्रीमेंट या करना है या एग्रीमेंट वेरीफाई करना है या क्लोज प्रोसेस करना है तो इसका एडवाइजरी भी हम दे सकते हैं आपको। ये हो गया आपका एग्रीमेंट का पार्ट। अब एग्रीमेंट होने के बाद एग्रीमेंट में 2-3 क्लॉजेस है जो डेवलपर से भी जुड़ा हुआ है और एग्रीमेंट से भी जुड़ा हुआ है और कमर्शियली भी जुड़ा हुआ है। उसमें जो सबसे अहम हिस्सा रिडेवलपमेंट का होने के बाद आता है कि मेंटेनेंस कितना बड़ा। ओके, और आई थिंक बहुत सारे बार घर और कारपेट एरिया तो बढ़ जाता है लेकिन उसके साथ जो मेंटेनेंस बढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा कठिनाइयां प्रस्तुत करती है लोगों को, क्योंकि आज मेंटेनेंस जनरली 500 रुपया 600 रुपया प्रति महीने होते हैं, लेकिन ये जब 5,000 या 8,000 हो जाता है तो खास करके सीनियर सिटीजन जो होते हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेंटेनेंस कम करने का कोई तरीका है क्या? तो मैं आपको बता सकता हूँ कि तरीके हैं। तो इसमें हमारे हिसाब से 2-3 तरीके हैं। एक है आप एमिनिटीज या जो भी आप नया मांग रहे हो आप इस तरीके से मांगो जो आपके खर्चे बढ़ाए ना या आपको नया इनकम की एक सोर्स दे सके। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर सोलार मैंने ज्यादा यूज किया या मैंने ऐसे सस्टेनेबल चीजें की जो आपके कॉस्ट बचा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलईडी लाइट्स लगा दिया या आपने जो मोटर लगाया वो कुछ अलग तरीके का मोटर है जो कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा या जनरेटर, तो इस तरीके के आप एमिनिटीज मांग सकते हो जो खर्चे कम करेंगे। या आप कुछ ऐसे चीजें मांग सकते हो एमिनिटीज में जो आप रेंट आउट कर सकते हो और आपको एक आमदनी मिल सकती है, इनकम मिल सकता है सोसाइटी को, जिससे आप मेंटेनेंस कम कर सकते हो। दूसरा चीज है कॉर्पस। ओके, जब आप कॉर्पस मांगते हो तो कॉर्पस होता है जो डेवलपर सोसाइटी को देता है। ओके, तो अगर एक उदाहरण ले कि अगर हम 10 लाख रुपया प्रति माह आपका मेंटेनेंस आने वाला है सोसाइटी का, तो पूरे साल भर में 1,20,00,000 तक का मेंटेनेंस सबको आएगा। तो एक तरीका है कि कॉर्पस इतना मांगे कि वो अगर मैं एफडी में डाल दूं, सोसाइटी ने अगर एफडी में डाल दिया और उसका 7-7.5 तक का जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो अगर आप 1.2 करोड़ के साथ इक्वेट कर ले, इस तरीके का कॉर्पस या प्रिंसिपल अगर आप मांग लो
तो हो सकता है कि आपका मेंटेनेंस एक्चुअली फ्री हो सकता है। ओके, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटेनेंस नहीं निकालोगे, इसका मतलब ये है कि मेंटेनेंस फ्री हो गया और अभी का जो मेंटेनेंस है उतना जो अफोर्डेबल है वो हम वापस दे सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ से 5 साल 4 साल जब आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा होगा तभी तो आप मेंटेनेंस नहीं भरोगे, तो 4 साल के बाद यही वाला मेंटेनेंस अगर आपको वापस भरना पड़ा नए एमिनिटीज के साथ, नए लिफ्ट, नए पार्किंग के साथ, तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया चीज हो सकता है एक रीडेवलपमेंट के लिए। और आई थिंक कभी कभी 10-20 स्क्वायर फीट से उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर मेंटेनेंस फ्री सोसाइटी बोलने में बहुत फर्क पड़ जाता है। वैल्यूएशन पे आपका जो भाड़ा है वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरा है कि आपको जो भाड़ा मिलेगा, समझो आपको 40,000 रुपया भाड़ा मिल रहा है और आप 8,000 का मेंटेनेंस दे रहे हो, तो आपके जेब में 32,000 ही आता है। तो वो ना होते हुए अगर मेंटेनेंस फ्री है तो आपको 40,000 आपके जेब में आ सकता है। आपका जब घर आप रहने जाओगे तो आप जब रह रहे हो तो भी मेंटेनेंस कम है, इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। और आई थिंक वैल्यूएशन वो फ्लैट का बहुत ही बढ़ेगा अगर मेंटेनेंस कम है तो आई थिंक मेंटेनेंस एक बहुत बड़ा चीज है जो हर मेंबर ने सोचना चाहिए, और ये आपके हक में है कि आप मेंटेनेंस कम रखो। ओके, जीरो रखो या बहुत ही कम रखो, आई थिंक वो बहुत बढ़िया चीज हो जाएगा एक नए बिल्डिंग में। दूसरा चीज जो कमर्शियली आपको इफेक्ट करता है वो है प्रॉपर्टी टैक्स। तो अभी आपका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो साधारणतः अभी के जो साइजेस है और 25-30 साल डिप्रिशिएटेड बिल्डिंग है तो साधारण 4,000 6,000 8,000 के ये दरमियान होता है आज के प्रॉपर्टी टैक्स। जब आप नए घर में जाते हो तो नया इम्यूनिटीज आ जाता है, नया वैल्यू आ जाता है, तो प्रॉपर्टी टैक्स जनरली 6, 8, 10, 15 गुना भी बढ़ सकता है। तो आज आप जो 6,000 भर रहे हो तो वो हो सकता है कि आपका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 30, 40, 50,000 भी जा सकता है। तो प्रॉपर्टी टैक्स बचाने के लिए हम लोग जनरली काफी सारे जगह पे हमने ये प्रयत्न किया है कि आप ग्रीन बिल्डिंग ये कॉन्सेप्ट पे अगर आप जाते हो तो ग्रीन बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग्स होती है इसके ऑडिट के बाद अगर आपका ग्रीन बिल्डिंग घोषित किया जाता है तो आपको प्रॉपर्टी टैक्स में आपको जो नॉर्मल जो टैक्स है जिसको हम लोग साधारण टैक्स बोलते हैं उसमें 22% का आपको छूट दिया जाता है। और आई थिंक एक बिल्डिंग जहाँ पे आज 10 या 20 लोग रह रहे हैं और वहाँ पे 40 लोग आते हैं, 40 लोगों के लिए 22% का जो साधारण कर पे जो छूट है वो आई थिंक एक बहुत बड़ा अमाउंट होगा अगले 30 साल के लिए। तो आई थिंक प्रॉपर्टी टैक्स भी आप कर सकते हो। इसी तरीके के बहुत सारे कमर्शियल चीज जहाँ पे आपका आगे जाके लाइफ अच्छा हो या आपको कम खर्च हो, तो ऐसे और बहुत सारे चीज आपको जानकारी चाहिए तो आप लिखिए support@dreamcreator.com को, या आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कीजिए या हमारे हेल्पलाइन पे बात कीजिए। तो आपको ऐसे कुछ एडवाइस अगर चाहिए रहेगा तो हम आपका केस सुन के आपके लिए अलग से हम लोग एक कैलकुलेशन बना सकते हैं कि इसमें कैसे हम कम कर सकते हैं और कैसे हमारा जीवन ज्यादा सरल हो सकता है कम खर्चे के साथ। तो ये हो गया आपका कमर्शियल के चीजें। अब डेवलपर आ गया, एग्रीमेंट हो गया, आपके कमर्शियल सब फ्रीज हो गए। अब इसके बाद का जो है वो होता है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। तो बहुत सारे टाइम पे सोसाइटी या मेंबर को एक डर लगा रहता है मन में कि जो वो बोल रहा है ये करेगा या नहीं करेगा। तो आपको एक अलग एक सर्विस भी है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट सर्विसेज बोलते हैं, जहाँ पे एक आर्किटेक्ट, एक सिविल इंजीनियर, एक आरसीसी कंसल्टेंट आप आपके तरफ ले लीजिए और वो कुछ साधारणतः 1 या 2 महीने या 3 महीने में विजिट करेगा, चेक करेगा और आपको एक रिपोर्ट देगा कि हाँ सब जो चल रहा है वो सही चल रहा है। तो एक है कि आपको ये निश्चिंत कर देता है कि हाँ चीजें सही चल रही है। दूसरी है कि अगर कुछ गड़बड़ होने के चांसेस है तो आपको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि मुझे लग रहा है कुछ तो 1-2 महीने से काम नहीं हो रहा है या कुछ चीजें छूट रही है, तो इसका आपको संकेत पहले मिल जाएगा कि हाँ यहाँ पे कुछ तो सही नहीं चल रहा है, तो हम लोग अभी जाके डेवलपर से बात कर ले या इसको अभी सुलझा दे। मतलब मामला गंभीर होने के पहले आप पहले ही अगर उसको सुलझा दो तो मामला जल्दी सुलझ जाता है। तो इसका भी आप उपयोग कर सकते हो। इसके लिए भी अगर आपको चाहिए तो आप support@dreamcreator.com या हमसे मिल सकते हो। तो ये जो करने वाले ये हमारे साथ काम करते हैं तो ये भी सर्विसेज आपको मिल सकता है। अब हो गया कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट। अब लास्ट आता है जब बिल्डिंग बन गई और आप आपके फ्लैट के अंदर जाते हो और आपका फ्लैट का पोजीशन लेते हो या टेक ओवर लेते हो। ओके, तो टेक ओवर के दौरान आपको 2 चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। एक है फिजिकल आपको जो घर जो मिल रहा है उस वो बराबर बनाए कि नहीं, और दूसरा है कि जब टेक ओवर करते हैं तभी आपके सारे कागजात जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बराबर मिल रहे कि नहीं। तो बेसिकली इसके लिए जो dreamcreator.com है हमने एक
सर्विस हमने चालू किया है, इंस्पेक्शन ऑफ होम, जहाँ पे आपका घर का इंस्पेक्शन होगा, सारे चीज़ बराबर है या नहीं है, दरवाजे बराबर फिट हुए कि नहीं हुए, बाथरूम में स्लोप है, पानी जा रहा है, किचन में बराबर में फिटिंग हुए कि नहीं हुए, ये सारे चीज़ का हम आपको इंस्पेक्शन करके एक रिपोर्ट देते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ बराबर है या ये चीज़ आप वापस कर लो। तो आप डेवलपर से जब ले रहे हो उसके पहले ही आप अगर आप करवा लो तो डेवलपर को आप बोल सकते हो कि यार ये है, ये बराबर नहीं हुआ है, इसको मरम्मत करके दे देना या इसको नया फिटिंग करके दे देना या इसको रिप्लेस करके देना, ये आप बोल सकते हो। तो आप अंदर जाने के बाद, हैंडओवर के बाद सारी लाइबिलिटी आपकी होती है, तो हैंडओवर के पहले अगर आप ये कर लो तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरा है कि आपको कागजात क्या लेना है। तो अब रीडेवलपमेंट आपने जब किया है और आप 4 साल 5 साल के बाद ये जगह पे आए हो कि अभी आप घर ले रहे हो, तो आप लोग को ये अंदाजा आ गया होगा कि डॉक्यूमेंटेशन पूरा ना होने से क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमको ये निश्चिंत करना है नए प्रोजेक्ट में कि नए प्रोजेक्ट के सारे कागजात हमारे पास हो। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंस हुआ होगा, सैंक्शन प्लान आपके पास होना चाहिए, आपके फ्लैट का इंडेक्स 2 या आपके फ्लैट का ओनरशिप डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा MEP जो बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल या प्लम्बिंग, ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बार हमने ये नोटिस किया है कि बिल्डिंग बन जाता है, आप रहने आ जाते हो और कुछ तो एक इलेक्ट्रिकल चीजें नहीं चल रही है, फिर सेक्रेटरी, चेयरमैन या इलेक्ट्रिशियन को आके ढूंढना पड़ता है कि कौन से फ्लोर में वो वायरिंग है और कहाँ पे मुझे काम करना है। तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल डायग्राम है या प्लम्बिंग डायग्राम है, आप आपके इलेक्ट्रिशियन या प्लम्बर को बोल सकते हो एक काम करना भाई, ये डायग्राम देख लेना, इसके हिसाब से तीसरे माले में इधर जाना है और आपको रेक्टिफाई करना है। तो ये आपके साथ एक बहुत बड़ी सहूलियत है। तो आई थिंक ये डॉक्यूमेंट्स और ये इंस्पेक्शन अगर आप कर लो तो आप फ्लैट के आने के बाद भी आप निश्चिंत हो सकते हो उस नए फ्लैट में, और आप नए फ्लैट का अनुभव कर सकते हो, या आपको वो अपग्रेडेड लाइफस्टाइल जो आपको मिल रहा है रीडेवलपमेंट के बाद, उसका आप पूरी तरह से उपयोग कर पाओगे। लेकिन अगर ये दो चीज नहीं होता है तो एक टेंशन रहता है मन में कि यार बराबर हुआ है कि नहीं हुआ, या 2 हफ्ते के बाद या 1 महीने के बाद कुछ तो नया काम आ जाएगा। ये हम उसी दौरान हम आपको निपटा सकते हैं। तो इस तरीके की सहूलियत जो है ये टेक के माध्यम से dreamstudio.com आपके लिए लेके आ रहा है, और आपका चैटबॉट भी है। हमने एक और एक सुविधा किया है, वो है फोरम। तो चैटबॉट तो के बारे में तो मैंने बता दिया, फिजिबिलिटी के बारे में बता दिया, तो और एक जो आप लॉगिन करोगे तो एक फोरम नाम का एक बटन आपको दिखेगा। ये फोरम हमने बनाया है ऐसे मेंबर्स लोगों के लिए जिनको बहुत सारे सवाल है या उनको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो ये आप अगर उधर डालो तो आप जैसे दूसरे सोसाइटी या अपार्टमेंट के मेंबर आपको जवाब दे सकते हैं कि यार हमारे सोसाइटी में ये हुआ था और हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। तो आई थिंक ये फोरम सब लोग के लिए अगर आता है तो बहुत सारी चीजें सरल हो जाएंगे और आपको बहुत सारे जो सवाल है उसके जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये फोरम का भी आप उपयोग कर सकते हो, और ये फोरम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कुछ चार्जेस नहीं है। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट पहले वाला, फोरम और चैटबॉट, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम चाहते हैं कि जो हमने अनुभव लिया है पिछले 3-4 साल से, ये सारे को निचोड़ के हमने इसमें डाल दिया है, ताकि आपको जो भी सवाल आएंगे उसके जवाब आपको, जैसे ही आपको सवाल एक मन में जागरूक होता है तो आप यहाँ पे डाल दो और आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस तरीके से dreamstudio.com हमने बिल्ड किया है। मेरा ये मानना है कि 45 मिनट या 1 घंटे में सारे रीडेवलपमेंट के सवालों के जवाब तो नहीं आ सकते। तो आप लोग को ये देखने के बाद आपको लगा कि हाँ, कुछ सवाल तो के जवाब तो मिल गए, लेकिन हमारे मन में और सवाल है, तो आप हमारे कमेंट में जो भी आपको चाहिए कि आप इस बारे में कुछ बात कर सकते हो क्या, या आप कुछ एक्सपर्ट्स को बुला सकते हो क्या, तो हमारी कोशिश जारी रहेगी कि आपको सारे चीज़ रीडेवलपमेंट रिलेटेड जो भी है वो आप तक हम पहुँचाए। या तो वो हमारे द्वारा होगा, या कोई एक्सपर्ट को बुला के होगा, या किसी सोसाइटी के दूसरे मेंबर के साथ होगा। तो ये हमने कमिटमेंट किया है रीडेवलपमेंट गुरु के द्वारा कि आपके रीडेवलपमेंट के जो भी सवाल है वो यहाँ पे से आपके मिट जाने चाहिए। और ये हमने 3 लैंग्वेजेस में ये हम लोग ने किया है, मराठी में कर रहे हैं हम, हिंदी में कर रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं। तो आपको जो भाषा आपको लगता है उस भाषा में आप सुन सकते हो और आपके सवालों का आप जवाब वहाँ से पा सकते हो। तो ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए रीडेवलपमेंट गुरु। मैं CA लक्ष्मी नारायण, ड्रीम स्टूडियो का फाउंडर, और हमारी ये कोशिश रहेगी कि आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ पे मिल जाए रीडेवलपमेंट रिलेटेड। धन्यवाद।